हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज सी एच चिन्मय पाठक एंड आज से मैं शुरू करने वाला हूं आप लोगों के लिए फॉर यू गाइस द बिजनेस लॉज डेली क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। सर, दिस practice relevant only for June and December attempt? No, it is relevant for both the attempts and even the further attempts that are going to come. सर, इसमें क्या क्या कवर होने वाला है? आई एम गोइंग टू कवर ऑल द सी ए फाउंडेशन बिजनेस लॉज टॉपिक्स, ऑल चैप्टर्स। सर, हाउ मेनी क्वेश्चंस अ डे? 4 questions a day will be solved here, जिसमें 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे which will be theory based questions and 2 will be case studies based question. सर, मेरा तो सिलेबस ही नहीं हुआ है, आई हैव नॉट येट कंप्लीटेड माय सिलेबस, व्हाट टू डू नाउ? इन दैट केस नो वरीज एट ऑल, डोंट वरी सर। क्या होने वाला है, आई एम गोइंग टू पुट द क्वेश्चंस, थ्रू दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। मैं आपको उस क्वेश्चन का, उस चीज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूँ एंड देन विल गो इनटू द फ्रेमिंग, इनटू द एक्चुअल आंसर राइटिंग। सर क्या इसमें मेरे प्रेजेंटेशन इश्यूज क्लियर हो जाएंगे? 100%। सर क्या इसमें मेरे क्वेश्चन रीडिंग अच्छी हो जाएगी? जी बिल्कुल। सर क्या इसमें मेरा टाइमिंग इंप्रूव होगा? जी बिल्कुल। सर क्या इसमें मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे? जी बिल्कुल। सो जैसे कि आप लोग, एज यू गाइस कैन सी, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डील इज फ्रॉम द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स ऑफ 1881। सर, द क्वेश्चन आस्क टू थिंग्स टू यू। फर्स्ट इज, सर, डिफाइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, एंड सेकंड, डिफाइन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एंड सेकंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। सर, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बेसिकली फीचर्स। सो लेट्स फर्स्ट डाइव इनटू द कॉन्सेप्ट। सर, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट? इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में आप हर चीज कैश में नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन कैश। सर, कैश मतलब तू मुझे कार दे दे, मैं तुझे रुपीस पैसा अभी के अभी दे दूंगा। कार हो सकती है 30 लाख 50 लाख की, तो इतना कैश हम नहीं कैरी करते सर। सो इंडिया में हो या दुनिया में हो, ट्रेड में सबसे ज्यादा प्रेवेलेंट चीज होती है सर क्रेडिट। सर, क्रेडिट यानी क्या? क्रेडिट बेसिकली होती है उधारी। अब ये उधारी जो होती है ना, इसमें बैड डेट्स होने की बहुत आशंकाएं होती है। लोग पैसे दे बिना दिए डूब जाते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। तो इस केस में सर कैसे डील करना होता है? तो गवर्नमेंट ने, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए थे ना सर, तो ब्रिटिशर्स आए थे बेसिकली यहाँ पे ट्रेड के लिए। वो अलग बात थी कि वो यहाँ पे आके राज्य करना शुरू कर दिया, लेकिन वो आए थे फॉर ट्रेड पर्पजेस, और उनको भी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ी थी क्रेडिट की। तो क्रेडिट के लिए उन्होंने उनके सालों में, इसलिए 1881 का साल, उन्होंने एक एक्ट बनाया जिसको कहा गया निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सर, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट इतना ही कहता है कि कोई भी अगर एक डॉक्यूमेंट है जिसपे मैं किसी की उधारी के बारे में लिख देता हूं, तो इस डॉक्यूमेंट को कहा जाएगा इंस्ट्रूमेंट। तो बेसिक है सर, ये कभी कैश के लिए होगा नहीं, ये हमेशा होगा किस ट्रांजेक्शन के लिए? क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट यानी बेसिकली सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है सर, और मैं जब चाहूं, जैसे हम, मेरे पास कैश की 1 रुपए की नोट है, सिक्का है, मैं किसी को देता हूं, वो किसी और को दे देता है, और जिसके पास वो होता है वो उसका हो जाता है। वैसे ही इस इंस्ट्रूमेंट को, इस डॉक्यूमेंट को भी क्रेडिबिलिटी मिले, इसलिए इसको कहते हैं कि ये ट्रांसफरेबल हो सकता है सर। सर, ट्रांसफरेबल यानी क्या? इसको अंग्रेजी में कहेंगे निगोशिएबल। सो बेसिकली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू गाइस दैट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में जो ये डॉक्यूमेंट बनेगा ना, ये डॉक्यूमेंट जो होगा वो कैसा होगा? ट्रांसफरेबल होगा एक से दूसरे को, और इसी को हम निगोशिएबल कहेंगे, और डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के डेफिनेशन में एक चीज तो आपको समझ में आनी चाहिए कि एक डॉक्यूमेंट है जो क्रेडिट के लिए यूज किया जाता है, जो फ्रीली ट्रांसफरेबल यानी निगोशिएबल होता है। और एक चीज आपको बता देता हूँ सर, रुपीज होते हैं, कैश होते हैं, सिक्के होते हैं, वो तो जिसके हाथ में होते हैं, जो उसको होल्ड करता है ना, वो उसका पैसा हो जाता है। लेकिन आप देखोगे कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें लीगल, जैसे किसी जमीन पे जाके आप खड़े हो गए, तो वो जमीन आपकी नहीं हो जाती सर, वो तो फिर भी उसी की है जिसके नाम पे वो है। सेम केस इसमें भी होता है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा है उसी के पास अगर ये डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसी को पैसा मिलेगा। लेकिन ये एक चीज हो सकती है, लेकिन दूसरा हो सकता है जिसके हाथ में है, नाम किसका भी हो, जिसके हाथ में है उसको पैसे मिल जाएंगे सर। ऐसे कैसे? अरे जैसे रुपीज की करेंसी नोट्स होती है ना सर, वो जिसके हाथ में उसको मिलता है। जब हाथ में जिसके उसको पैसा मिलना होता है ना, तो उसको हम कहते हैं बेरर। बेरर यानी जो बेयर, जो होल्ड करता है, उसको पैसा मिलेगा। लेकिन जो दूसरी केस होती है ना, जिसका नाम लिखा है सिर्फ उसको पैसा मिलना होता है, या फिर जिसको वो कहेगा उसको ही पैसा मिलेगा, तो उसको हम कहते हैं इंडोर्स्ड एंड, बेसिकली इंडोर्स्ड एंड पेएबल, ऐसा हम कह सकते हैं उसको। एक थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा ऐसा इसका एक कॉन्सेप्ट है सर। तो सर डेफिनेशन में मैं क्या लिख सकता हूँ? तो डेफिनेशन, तो सर आंसर की शुरुआत करनी है विद द कॉन्टेक्स्ट, ऐसे हमको लिखना है। द, मुझे सेक्शन नहीं पता, मुझे सिर्फ एक्ट का नाम पता है, मैं मान लेता हूँ, मुझे ईयर भी नहीं पता, तो ऐसे लिखूंगा मैं। द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डिफाइंस अ negotiable instrument as, क्या बोला सर मैंने? सबसे पहले अ डॉक्यूमेंट, सेकेंड ब्रैकेट में मैं लिखूंगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, विच इज, कैसा ट्रांसफरेबल है सर? एक से दूसरे को, फ्रीली, विच इज फ्रीली ट्रांसफरेबल एक से दूसरे को, फ्रॉम
वन पर्सन टू अनदर, और लास्ट पॉइंट अपना आ जाएगा सर इधर पेएबल बेरर, मतलब जिसके हाथ में उसको दिया जाएगा, और पेपर में भी वैसा सर्कल करता था सर, और endorsed एंड पेएबल, इतना लिख सकते हैं हम। देखो ये मैंने मेरी आसान भाषा में लिखा। अब एक्चुअल आंसर मैं आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक्चुअल आंसर भी ऐसा ही है, सिर्फ यहाँ पे जो हमने लिखा ना इधर इधर बेरर, तो यहाँ पे मियर डिलीवरी है। सर ये क्या मियर डिलीवरी क्यों लिखा? मैंने क्या बोला, जिसको आप लोग डिलीवर करोगे ना, जिसके हाथ में होगा उसको पैसा मिलना है। तो सर आप यहाँ पे वर्ड यूज कर लेना है डिलीवरी, या फिर जैसे मैंने वर्ड यूज किया बेरर। सर आपने अलग वर्ड तो नहीं यूज किया, देखेंगे हम नीचे हमारे जब कॉन्सेप्ट आएंगे ना अगले वाले जब चैप्टर में, तो आप देखोगे कि इसी को बेरर कहा जाता है और इसी को पेएबल टू ऑर्डर कहा जाता है। जिनका हो गया पढ़ के उनको समझ जाएगा, जिनका नहीं हुआ है वो सिर्फ मेरी बात फिलहाल के लिए मान लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ सर। तो इधर पे इधर डिलीवरी या फिर इंडोर्स्ड एंड पेएबल या फिर इंडोर्स्ड एंड डिलीवर्ड। सर हम सेकंड पार्ट के बारे में डील करना चाहते हैं, सर उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। सर कैरेक्टरिस्टिक्स यानी फीचर्स। तो बेसिकली मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, ये जो डॉक्यूमेंट है ना अपने पास, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट बोल रहे हैं बार बार, जिसको हम निगोशिएबल बोल रहे हैं, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब ये होना कैसे चाहिए, ये होना चाहिए राइटिंग में, ये लिखित में होना चाहिए, ओरल नहीं चलेगा। ये साइंड होना चाहिए, ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होना चाहिए एक दूसरे से, एक से दूसरे को, हमने अभी देखा था। साथ ही साथ जिनके नाम यहाँ पे लिखे ना ABC, ये लोग ओरिजिनल जिंदा आदमी होने चाहिए, फिक्टिशियस नहीं होने चाहिए। यहाँ पे किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म का नाम चलेगा, लेकिन किसी फिक्टिशियस इमेजिनरी पर्सन का नाम नहीं होना चाहिए। यानी कौन, जो ये लोग होते हैं ना, इनको ये सर्टन होना चाहिए, होनी चाहिए। इस पे जो अमाउंट लिखी है ना वो ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो मन में आए वो लिख दूंगा, मतलब पे कर दूंगा, बाद में बताऊंगा, इस दिन पे डिसाइड करेंगे, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं लिख देना चाहिए कि अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो इतना पैसा, वो गवर्नमेंट आएगी, नहीं। द पेमेंट शुड ऑल्सो भी, जो मनी उस पर लिखा है ना वो भी सर्टन। बेसिकली आप बिजनेस के लिए कर रहे हो ये चीजें, तो आपको उतना चीज समझ में आ जाना चाहिए सर कि ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक शॉर्टकट बनाया है कि वी, हम ना ऐसे दोस्त ढूंढते जो हमको अलग अलग कूल डांसेस सिखाते हैं। दैट इज वी सीक टू find friends, we seek to find friends who teach us many cool dances। सर क्या ये शॉर्टकट का मतलब, पहले कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ आपको। देखिए नोट्स में देख सकते हो आप लोग, मेरे नोट्स में जहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इट शुड बी इन राइटिंग, इट शुड बी साइन, इस पे ऊपर साइन हो जानी चाहिए सर। ये फ्रीली ट्रांसफरेबल होता है एक से दूसरे को। होल्डर्स टाइटल, सर टाइटल यानी जो मालिक है ना, इसका ओरिजिनल मालिक, उसने इसको चोरी नहीं किया हो जाना चाहिए, यानी इसका टाइटल कैसा है, फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। ये कितने भी टाइम एक दूसरे को ट्रांसफर किया जा सकता है जब तक इसके पैसे कोई निकाल ना ले। फिर आप देखोगे सर एवरी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। सर अनकंडीशनल प्रॉमिस और मनी ओनली क्या, आप कोई भी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसी चीज के लिए नहीं बना सकते कि तू मुझे गुड्स देना मैं तुझे सर्विसेज दूंगा। बार्टर के लिए नहीं बन सकता सर, ये सिर्फ पैसे के लिए बन सकता है। साथ ही साथ अनकंडीशनल यानी क्या सर, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुझे पैसे दूंगा अगर तू मुझे गुड्स देगा, नहीं सर। ये होना चाहिए, जनरली इसमें ऐसा होता है कि गुड सर्विसेज ऑलरेडी मिल चुकी है, अभी सिर्फ हम पैसा देने वाले हैं। तो सिर्फ अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए, मैं तुझे पैसा दूंगा। यहाँ पे जो जिसको पैसा देना है ना, जो पैसा देना है, जो टाइम, जिस टाइम पे पैसा देना है, जिसको पैसा देना है, तीनों लोग कैसे हो जानी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए। और ये इंस्ट्रूमेंट बाय डिफॉल्ट डिलीवर हो जाना चाहिए सर। अगर आप किसी को ये डिलीवर ही नहीं करते हो, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए की नोट है, 100 रुपए की नोट इज नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लेकिन फिर भी एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, और आप वो किसी को देते ही नहीं, आपके पास ही रखते हो, तो इस केस में हम क्या मानेंगे, ये पैसे किसके हैं, आपके, किसी को मिला ही नहीं है। तो जब तक ये किसी को मिलता नहीं, जब तक ये डिलीवर नहीं होता ना, इसका पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता सर। तो सर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखना पड़ेगा, तो हम देखते चलिए, यहाँ पे हम देखते कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखना पड़ेगा। तो हमें बस यहाँ पे एक अगली लाइन पे ऐसा लिखना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आर एज फॉलोज। फटाफट से अपना शॉर्टकट याद करना है, वी सीक टू फाइंड, तो पहले आपको लिखना है राइटिंग। सर क्या पूरा लिखना है, नहीं इतना लिखोगे तो भी हो जाना चाहिए, इट शुड बी इन राइटिंग, या फिर इसके अंदर आप लिख सकते हो ऐसा, इट शुड बी इन राइटिंग। सेकेंड होता है वी सीक, एस से होता है साइंड, तो आपको यहाँ पे लिखना है सेम, इट शुड बी साइंड। तो देखिए यहाँ पे ये हेडिंग है ना मेरी सर, मैं इसको अंडरलाइन करूंगा, मेरी हेडिंग्स को मुझे अंडरलाइन करना है। यहाँ पे भी ये मेरा पूरा मीनिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसको अंडरलाइन करूंगा फ्रीली ट्रांसफरेबल, मैं इसको अंडरलाइन करूंगा बेरर, मैं इंडोर्स को अंडरलाइन करूंगा, मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को अंडरलाइन करूंगा, क्योंकि यही मेरे कीवर्ड्स बनते हैं सर। इट शुड बी साइंड,
तीसरा हो जाता है ट्रांसफरेबल। तो इसके अंदर आपको लिखना है इट इज फ्रीली, फ्रीली कैसा है सर, ट्रांसफरेबल। सर ये इतना पूरा लिखना है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर टिल इट्स नहीं, सिर्फ इतना लिख देना, इट इज फ्रीली ट्रांसफरेबल। अच्छा यहाँ पे मेन हेडिंग ही मेरा कीवर्ड है इसलिए मैं इसको नहीं करता हूँ। यहाँ पे एक वर्ड मेरा ऐड हो जाता है फ्रीली, इसको मैं अंदर लिखने वाला हूँ इसलिए इसको अंडरलाइन यहाँ पे कर। फिर हमारा एक था सर एफ से था फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। तो सर इसके अंदर आपको ऐसा लिखना है होल्डर्स टाइटल, जो इसको होल्ड कर रहा है ना सर, शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। होल्डर्स टाइटल शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। फिर से एक पॉइंट अपना आ जाता है सर्टन। सर सर्टन यानी क्या, जो पैसा है इसके ऊपर द सम, जो लोग है इसके ऊपर जिसको पैसा पे करना है सर पे, और साथ ही साथ द सम दे पे, और जिस मोमेंट पे आप पे करने वाले हो टाइम शुड बी सर्टन। सर आप बिल्कुल भी टेक्निकल लैंग्वेज नहीं यूज कर रहे हो, अरे ऐसे ही पेपर में लिखा जाता है। इधर एक आ जाता है सर पॉइंट डिलीवरी। सर डिलीवरी में लिखना है आपको इट कैन बी डिलीवर्ड, इट कैन बी डिलीवर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। यहाँ पे देखो एक चीज ऐड हो गई सर, इसलिए एनी नंबर को मैंने अंडरलाइन कर लिया। और लास्ट पॉइंट मैं लिखना चाहता हूं सर, क्या 8 के 8 पॉइंट्स लिखने मैंडेटरी है? नहीं, आपको मिनिमम 6 पॉइंट लिखने चाहिए। तो 7वां पॉइंट यहाँ पे मेरा आ जाएगा। 7वां पॉइंट है सर मेरा प्रॉमिस। प्रॉमिस का मतलब होता है द प्रॉमिस टू पे, जो पे करने का प्रॉमिस है ना मेरा, वो अनकंडीशनल होना चाहिए सर। द प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल। सर आगे का भी थोड़ा फार लिखा था उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स में हमने देखा था, तो क्या ये लिखना मैंडेटरी है? नहीं सर, ये आपका आइडियल आंसर बन जाएगा। अगर ऐसा आंसर हो जाता है तो इसको, ये वाले पार्ट को 2 मार्क्स होते हैं, ये वाले पार्ट को 4 मार्क्स हो सकते हैं। और अगर आपको 8 मार्क के लिए आ गया तो इस केस में इस वाले पार्ट को 6 मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन याद रखना डेफिनेशन को 2 ही मार्क्स होते हैं, और डेफिनेशन में भी सारे, ऐसा नहीं है कि आपको टेक्निकल लैंग्वेज आनी ही चाहिए। इस केस में सिर्फ आपको इतना ये ध्यान में रखना है कि जितना भी जिस्ट है ना सर, जितना भी इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपको इसमें से पूरा कवर कर लेना है। आज इंट्रोडक्शन था, आज फर्स्ट लेक्चर था, आज फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन है, इसलिए आज मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कवर करने वाला हूं सर, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था। कल से हम कवर करने वाले हैं मिनिमम 4 क्वेश्चंस डेली। तो मिलते हैं कल के सेशन में।